गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्यूटीफुल सिटी ऑफ नेपाल पोखरा। सो एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि आपको बता दूं आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाला हूं पोखरा से काठमांडू बाई फ़्लाइट। जी हाँ, आज फ़्लाइट की जर्नी बेसिकली रहने वाली है और आपको बता दूं आज की जर्नी हमारी रहने वाली है श्री एयरलाइंस की फ़्लाइट में। तो चलिए इस जर्नी के बारे में हम डिस्कस करें, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पोखरा के इन खूबसूरत नज़ारों को। क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे होगे खूबसूरत फेवा लेक नज़र आ रही है जो कि पोखरा की वन ऑफ द फेमस टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और देखिए क्या शानदार ये लेक दिखाई देती है। हालांकि लास्ट व्लॉग अगर आपने मेरा देखा होगा जो कि हमने बनाया था काठमांडू टू पोखरा बाई बस, तो उसमें मैंने सारंगकोट एक्सप्लोर करा था और सारंगकोट के टॉप पॉइंट से मैंने आपको पोखरा के इस फेवा लेक के नज़ारे भी दिखाए थे। तो ऊपर से नज़ारे दिखाए तो सोचा क्यों ना भाई अभी नीचे चल के भी आपको नज़ारे दिखाए थे। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ से निकलूँ सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। वो देखिए ऊपर में वहाँ पे बुद्धा जी का स्तूपा दिखाई दे रहा है जो कि पोखरा की एक फेमस टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ पे पुमदी कोट में सिचुएटेड शिवा भगवान का स्टैचू दिखाई दे रहा है, वो देखिए ऊपर में। तो लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैं आया था तब मैं वहाँ पुमदी कोट में गया था। भगवान शिव का जो स्टैचू है ना वहाँ पे यार वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ऊपर से पूरे पोखरा के और इस फेवा लेक के जो नज़ारे वहाँ से दिखाई देते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होते हैं। बाकी दिन में इस लेक के नज़ारे जितने ज़्यादा शानदार दिखाई देते हैं ना भाई साहब, रात में तो यहाँ पे जो माहौल होता है वो और भी ज़्यादा अलग होता है। क्योंकि ये जो आप स्ट्रीट देख रहे हो ना पूरी, यहाँ पे ना लाइन से कैफ़े, रेस्टोरेंट, बार वगैरह मौजूद हैं। अभी तो आपको पूरा खाली खाली नज़र आ रहा है लेकिन रात में आओगे ना तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। इतनी लाइटिंग, इतनी चकाचौंध और इतना यहाँ पे मतलब रश होता है ना, मतलब आप यकीन नहीं करोगे। अभी देखो खाली और रात में पूरा भर जाता है। तो पूरा लाइन से वहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, बीच बीच में कुछ वेंडर बैठे रहते हैं खाने पीने की चीज़ें बेचते हुए या और भी कुछ चीज़ें बेचते हुए। और काफ़ी लंबी स्ट्रीट है ये, आई थिंक 1-1.5-2 किलोमीटर की तो होगी पूरी जो स्ट्रीट है। उधर में कई सारी राइड, कई सारे झूले वगैरह भी मौजूद है। तो काफ़ी शानदार माहौल होता है रात के टाइम पे ना यहाँ पे। तो चलिए रात की कुछ क्लिप्स मैं यहाँ पे आपको शो कर दूँगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाए कि भाई रात में जो पोखरा में लेक साइड पर जो माहौल होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो चलिए आ चुकी है अपनी टैक्सी जिसमें हम जाने वाले हैं पोखरा एयरपोर्ट तक। तो चलिए निकल चुके हैं अभी पोखरा एयरपोर्ट की और डिस्टेंस है करीबन 8-9 किलोमीटर के आसपास, जिसको ट्रैवल करने में हमें लगने वाला है आधा घंटा। बाकी जी पोखरा को बाय बोलने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा क्योंकि नज़ारे यहाँ के यार इतने ज़्यादा शानदार हैं। इतनी खूबसूरत सिटी है ना, मतलब इसकी खूबसूरती को शब्दों में तो मैं बयान बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छा हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड करा, काफ़ी मज़े आए यहाँ पे घूम के। और ख़ासकर सारंगकोट हमने विज़िट करा था, लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा यार। वो तो बहुत ही कमाल की जगह थी। केबल कार के थ्रू ऊपर हम गए और वहाँ पे मैंने आपको अन्नपूर्णा हिमालय रेंज के जो नज़ारे दिखाए थे ना वो अभी भी आँखों में कैद है बॉस। इतने शानदार नज़ारे थे वहाँ के। तो चलिए पहुंच चुके हैं अभी पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। देख लीजिए ऐसा कुछ एयरपोर्ट नज़र आता है। और आपको बता दूं पोखरा लेक साइड से यहाँ तक आने में हमें पे करने पड़े 700 नेपाली रुपीज़, जो कि इंडियन करेंसी में हो जाता है 437 रुपीज़। बाकी कैब हमने बुक करी थी इनड्राइव ऐप से, जो कि नेपाल में काफ़ी फेमस एप्लीकेशन है कैब वगैरह बुकिंग के लिए। बाकी आपको बता दूं पोखरा के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऑपरेशंस बिगिन हुए थे 1 जनवरी 2023 को। हालांकि हाल फिलहाल में तो यहाँ से आई थिंक कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट शायद नहीं ऑपरेट होती है। पास्ट में कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट हुआ करती थी लेकिन करंट टाइम में आई थिंक यहाँ से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेट नहीं होती है। वैसे इसको नेपाल के तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में स्थापित किया गया था। पहला है काठमांडू, दूसरा है सिद्धार्थनगर और तीसरा ये पोखरा। अभी काठमांडू पे तो काफ़ी सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट लैंड होती है लेकिन यहाँ पे आई थिंक अभी तो करंट में कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट लैंड नहीं होती है। बाकी कुछ एक्सीडेंट और कुछ इंसिडेंट भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। 1 जनवरी 2023 को यहाँ पे ऑपरेशन बिगिन हुए थे और 15 जनवरी 2023 को येती एयरलाइंस का ATR 72-500 सेती गंडकी रिवर में क्रैश हो गया था, जिसमें आई थिंक सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। और ऑब्वियसली बात है कि यार पहाड़ी रीजन में, माउंटेन रीजन में एयरपोर्ट है तो यहाँ से जो टेक ऑफ और लैंडिंग होती है ना कहीं वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ये एक इंसिडेंट भी है यहाँ से जुड़ा हुआ। हालांकि इसको आप नेगेटिव रूप में मत लीजिएगा। अभी देखिए यार सेफ तो कहीं पे भी नहीं है इंसान। आजकल बसेस के कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं इंडिया में। और रिसेंटली पिछले कुछ टाइम में अहमदाबाद जैसी लोकेशन जो कि बिल्कुल प्लेन रीजन में लाई करती है, अब सोचो वहाँ एयरपोर्ट के नियर में एक्सीडेंट हो गया। ये तो फिर भी यार हिली रीजन है, हिली टेरेन है, तो चलिए इस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ से जुड़ा एक इंसिडेंट था तो सोचा कि आपको बता दें। और देखिए माउंटेन रीजन में होने का एक डिसएडवांटेज और होता है,
फ़्लाइट का जो स्केड्यूल है ना वो कह नहीं सकते कि भाई अपना ऑन टाइम रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 2 बजे और कुछ देर पहले ही हमें मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट डिले हो गई है, अब वो 4 बजे यहाँ से प्रस्थान करेगी। तो माउंटेन रीजन में सिर्फ यहीं पे नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी जाओगे ना, माउंटेन रीजन में जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, क्योंकि क्लाइमेट वहाँ पे सडनली चेंज हो जाता है, कभी धूप कभी बारिश, तो ऐसा लगा रहता है। तो सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है और वेदर भी उतना क्लियर नहीं है, तो इस वजह से हमारी फ़्लाइट भी डिले हो चुकी है। बाकी चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बता दूं आज की जर्नी हमारी रहने वाली है श्री एयरलाइंस के बॉम्बार्डियर Q400 एयरक्राफ्ट में। बाकी एयरपोर्ट देखिए यार कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। पार्किंग की भी काफ़ी अच्छी खासी व्यवस्था है यहाँ पे, और दूर में ना माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि क्लाउड से पूरे तरीके से कवर हो चुके हैं। तो सच में नज़ारे यहाँ के काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। बाकी इधर सामने में यहाँ पे है इंटरनेशनल डिपार्चर और उधर में है डोमेस्टिक डिपार्चर। तो देख लीजिए बोर्डिंग पास हमने ले लिया और ऐसा कुछ ये बोर्डिंग पास दिखाई देता है। ये देखिए बैग पे देख लीजिए, कैबिन बैग का यहाँ पे ये टैग लगा दिया गया है। और बाकी आपको बता दूं लगेज जो अपने साथ में कैरी कर सकते हैं उसकी टोटल कैपेसिटी श्री एयरलाइंस में रहती है 20 kg। तो मेरे पास तो सिर्फ हैंड बैगेज है और भाई के पास एक ट्रॉली बैग था जिन्होंने चेक इन लगेज में डलवाया। उसका कितना था वेट? 10 kg था, मतलब हमारा लिमिट के अंदर ही है। तो हाँ, अगर 20 kg तक आप लगेज लेके आ रहे हो तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको और दे देता हूँ। तो देखिए नेपाल में डोमेस्टिक ट्रैवल करने के लिए या तो आपके पास पासपोर्ट हो या फिर अगर आपके पास इंडियन वोटर ID कार्ड भी है ना, तो भी नेपाल में आप डोमेस्टिक फ़्लाइट ले सकते हैं। देखिए बाहर नज़ारे कितने ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं यहाँ एयरपोर्ट से। जब हमने एंट्री करी थी एयरपोर्ट में उस टाइम तो जितने भी माउंटेन्स थे सारे डेंस क्लाउड में कवर हो रखे थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है मौसम थोड़ा सा क्लियर हो रहा है और नज़ारे देखिए क्या खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। बाकी सामने आप देख रहे होगे पिंक कलर की कुछ कार्स खड़ी हैं। तो हाँ, नेपाल में ये वाली जो गाड़ियाँ ना मैंने काफ़ी सारी देखी हैं। वैसे आपको बता दूँ ये किया की आई थिंक गाड़ी है, काफ़ी सुंदर लग रही है, कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो टाइम हो चुका है 4:30 और ख़राब मौसम के चलते सारी फ़्लाइट्स यहाँ से डिले हैं। और बाकी आपको बता दूं हमारे फ़्लाइट की जो टाइमिंग थी वैसे तो 2 बजे की थी, 2 से 4 हुई और अभी 4 से 4:30 हो चुकी है। बाकी भी देखते हैं कि भाई कितना देर और हमें यहाँ पे वेट करना पड़ता है। बाकी अभी बाहर ऐसा लग तो रहा है मौसम थोड़ा सा क्लियर हो गया है। तो टाइम हो चुका है बहुत शाम के 6 और अभी तक हम पोखरा एयरपोर्ट पे ही मौजूद हैं। तो देखिए 4:30 बजे तक तो ये बताया जा रहा था कि भाई ख़राब मौसम के चलते फ़्लाइट यहाँ से डिपार्ट नहीं कर रही है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि भाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फ़्लाइट यहाँ से रवाना नहीं हो पा रही है। काठमांडू से तो फ़्लाइट यहाँ पे आ गई है, लेकिन यहाँ से रवाना नहीं हो पा रही है। तो भाई श्री एयरलाइंस ने तो यार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया पहली बारी में ही। मुझे लगता है कि इससे अच्छा बुद्धा एयर या फिर येती एयरलाइन में टिकट बुक कर लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला था। क्योंकि आपको बता दूँ काठमांडू से पोखरा और पोखरा से काठमांडू के बीच में सबसे ज़्यादा फ़्लाइट जिनकी चलती है वो है बुद्धा एयर, जिनके आई थिंक डेली 14 फ़्लाइट ऑपरेट होती हैं। उसके बाद येती एयरलाइंस जिनकी 7 या 8 फ़्लाइट डेली ऑपरेट होती है इस रूट पे, और सबसे कम ऑपरेट होती हैं श्री एयरलाइन की। तो आज एक ही टाइमिंग पे इनकी फ़्लाइट अवेलेबल थी जो कि दिन में 2 बजे की थी। तो अगर बुद्धा एयर या फिर येती एयरलाइन में हम टिकट बुक करते तो डिफरेंट टाइम पर उनकी फ़्लाइट्स अवेलेबल है, तो किसी भी टाइम पर हम फ़्लाइट बुक कर सकते थे। और यहाँ श्री एयरलाइन में सिर्फ एक ही टाइम पे आज इनकी फ़्लाइट अवेलेबल थी। और बाकी देख रहा हूँ यार बाकी फ़्लाइट्स तो कंटिन्यूसली यहाँ से जाने में लगी हुई हैं, जैसे बुद्धा एयर हो गई, येती एयरलाइन हो गई। ख़राब मौसम के चलते कुछ देर वो भी रुकी हुई थी, लेकिन कुछ देर में वो फ़्लाइट्स जाती रही हैं। और अपनी फ़्लाइट देखिए राम भरोसा है बिल्कुल। चलिए देखते हैं अब कितनी देर में हम यहाँ से निकल पाते हैं। टाइम हो चुका है शाम के 6:30 और फाइनली फ़्लाइट की अनाउंसमेंट कुछ देर पहले हो गई थी और सिक्योरिटी चेक इन भी हमने करवा लिया। बाकी सिक्योरिटी चेक इन का जो प्रोसीजर है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में क्या होता है कि ट्रे में आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो अलग निकाल के रखने पड़ते हैं और फिर सिक्योरिटी चेक इन से सभी आइटम्स को पास करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सीधा ट्रे में बैग रखो और सिक्योरिटी चेक इन से पास कर दो और काम फिनिश। तो बस इतना सिंपल काम रहता है। तो सिक्योरिटी चेक इन हो गया और अभी देखते हैं कि कितनी देर में बोर्डिंग शुरू होती है। और बाकी सिक्योरिटी चेक इन करवाने के बाद एयरपोर्ट का जो पूरा कॉम्प्लेक्स एरिया देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे कैफेटेरिया मौजूद है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम वहाँ पे है और सामने में देख लीजिए बोर्डिंग गेट वहाँ पे मौजूद है। और सबसे खास बात यहाँ पे एक किड्स प्ले जोन भी दिया गया यार, ये तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा यार। देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्पेशली एक पूरा का पूरा जोन किड्स के लिए दिया गया है। और बाकी देखिए सामने में यहाँ पे अभी आके लैंड हुआ है येती एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट जो कि आ रहा है काठमांडू से। बाकी देखिए येती एयरलाइन का ATR एयरक्राफ्ट यहाँ से हो चुका है रवाना काठमांडू के लिए और उसके पीछे पीछे में जस्ट हमें आता हुआ दिखाई दे गया है हमारा बॉम्बार्डियर का Q400।
और देखिए पैसेंजर्स की डीबोर्डिंग अभी यहाँ पे चल रही है जो काठमांडू से आए हैं। तो चलिए फाइनली बोर्डिंग पास वगैरह यहाँ पे चेक करवा के हम आ चुके हैं यहाँ एयरक्राफ्ट के सामने में। और देखिए एयरक्राफ्ट कितना ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं आप। तो देख लीजिए फाइनली एयरक्राफ्ट में बोर्ड कर लिया है। 2x2 का सीट कम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। बाकी एयरक्राफ्ट तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा है। तो अपनी जो सीट है वो है 18C और 18D है आई थिंक। और सबसे पीछे वाली सीट आज अपनी रहने वाली है, आपको बता दूँ। हाँ, ये आ चुकी है अपनी सीट्स 18C और 18D। सीट्स के पीछे देख लीजिए, ये आपको देखने को मिल जाते हैं ऐसे ट्रे। Sudah berhadir 12 grader show bersama Bang. Pada servis dan insya तो फाइनली अपना एयरक्राफ्ट हो चुका है टेक ऑफ पोखरा एयरपोर्ट से। बाकी जी टेक ऑफ होते ही पोखरा शहर के नज़ारे कितने ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं। लाइट्स में जगमगाता हुआ ये शहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बाकी डे टाइम पे मुझे लगता है कि पोखरा के नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने वाले थे। यहाँ से दिखने वाली माउंटेन रेंज के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने वाले थे, जो कि हमने मिस कर दिए हैं। क्या बोलते हो? मिस हो गया। हाँ, एकदम स्नो कवर्ड माउंटेन्स विद क्लाउड्स, बहुत बढ़िया नज़ारा आता। चलिए अभी क्या ही कर सकते हैं, फ़्लाइट इतनी डिले जो हो गई। चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। वैसे आपको बता दूं आज हम एरियल डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 150 किलोमीटर का। और फ्लाइट की ड्यूरेशन हमारी रहने वाली है 25 to 30 मिनट्स की, यानी कि करीबन आप मान के चलिए 8 बजे तक तो हम काठमांडू एयरपोर्ट पहुँच ही जाने वाले हैं। में दी जा रही है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री टॉफीज सभी पैसेंजर्स को। मुंह मीठा कराया जा रहा है सभी पैसेंजर्स का बेसिकली। अच्छा चलिए अभी जर्नी चल ही रही है तो लगे हाथों इस जर्नी का टिकट फेयर भी जान लेते हैं और टिकट बुकिंग डिटेल्स भी जान लेते हैं। तो आपको बता दूं इस जर्नी के लिए यानी कि पोखरा से काठमांडू के लिए हमने पे करे थे 2700 इंडियन रुपीज़। और टिकट हमने बुक करी थी श्री एयरलाइंस की वेबसाइट से, क्योंकि ये जो फ़्लाइट है ना इंडियन प्लेटफॉर्म जैसे कि गो आई वीगो पे शो नहीं कर रहा था, तो इस वजह से हमने इनकी वेबसाइट से ही डायरेक्ट टिकट बुक कर ली थी। तो चलिए टाइम हो चुका है रात के 8 और फाइनली एयरक्राफ्ट हो चुका है लैंड। और चलिए फ्लाइट से एग्जिट लेते हैं। नमस्ते मैम। चलिए दे रहा है दुरुस्त है। फाइनली इतने डिले होने के बाद लैंड हो चुके हैं काठमांडू एयरपोर्ट पे। और इधर में आ चुकी है बस जो हमें लेके जाने वाली है यहाँ से टर्मिनल की ओर। तो चलिए टाइम हो चुका है 8:20 और फाइनली हम एंटर कर चुके हैं काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट के अंदर। और जितना टाइम हमें इस फ्लाइट जर्नी में लगा आप मान के चलिए लगभग उतना हमें यहाँ एयरपोर्ट तक आने में लग गया रनवे से, क्योंकि 25 से 30 मिनट में हम पोखरा से काठमांडू पहुँच गए और यहाँ आने में देखिए हमें 20 मिनट लग गए। हाँ तो देख लीजिए ऐसा कुछ एयरपोर्ट नज़र आता है। अभी यहाँ बैगेज बेल्ट से जयेश भाई को अपना बैग कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे। और तो देखिए बाकी जो पूरा एयरपोर्ट है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है।
तो चलिए एयरपोर्ट से एग्जिट अभी ले लिया है और देखिए रात में एयरपोर्ट के नज़ारे कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। उधर में आपको प्रीपेड टैक्सी काउंटर देखने को मिल जाता है जहाँ से आप टैक्सी अपनी बुक कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूँ फ्री शटल बस सर्विस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है जो काठमांडू के कई सारे पार्ट्स में आपको ड्रॉप कर देती है, जैसे कि गोल्डन गेट हो गया, उसके अलावा और भी कई सारे लोकेशंस पर ड्रॉप करती है। लेकिन वो रात के 8 बजे ना बंद हो जाती है और अभी टाइम हो चुका है 8:25। लेकिन चलिए वो शटल सर्विस अगर अभी चालू हुई होती तब भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि हमें जाना है थामेल जहाँ पे आज का अपना हॉस्टल स्टे रहने वाला है। आपको याद होगा दिल्ली से काठमांडू हम आए थे तो एक हॉस्टल में हम रुके थे जिसका नाम था यकिटी यक हॉस्टल। तो सेम हॉस्टल में आज का हमारा स्टे रहने वाला है, क्योंकि बजट फ्रेंडली है और हॉस्टल भी अच्छा है, नियर बाई लोकेशन भी काफ़ी शानदार है, थामेल के नज़ारे भी देखने को मिल जाते हैं इस बहाने। तो चलिए फिलहाल यहाँ से कोई टैक्सी लेते हैं या फिर इनड्राइव ऐप से बुक कर लेते हैं और फिर सीधा निकलते हैं अपने हॉस्टल और बाकी बातें करते हैं वहाँ पहुँच के। तो फाइनली पहुँच गए हैं अपनी डॉर्मेट्री और कैब ने यहाँ तक आने का जो चार्ज हमसे लिया वो लिया 370 नेपाली रुपीज़। अच्छा वैसे तो ये डॉर्मेट्री मैं आपको दिल्ली से काठमांडू वॉल्वो बस जर्नी वाले ब्लॉग में भी दिखा चुका था, लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए ऐसी कुछ ही डॉर्मेट्री दिखाई देती है। ये देखिए यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, रीडिंग लैम्प यहाँ पे मौजूद है और टोटल बेड एक रूम में जो मौजूद रहते हैं वो रहते हैं 8, आई थिंक 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी। इधर में आपको लॉकर रूम्स देखने को मिल जाते हैं, ये देख लीजिए लॉकर यहाँ पे मौजूद है, फ़ैन वगैरह ऊपर मौजूद है। बाकी आपको बता दूँ एसी नहीं रहता यहाँ डॉर्मेट्री में ना, क्योंकि मौसम ऑलरेडी काठमांडू में काफ़ी प्लीजेंट रहता है तो एसी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ती नहीं है। बाकी आपको बता दूँ यहाँ स्टे करने के लिए एक बेड के लिए हमने पे करे हैं 500 रुपये और बुकिंग हमने करी है goibibo.com से। तो चलिए और जितनी डिटेल थी इस फ्लाइट जर्नी की वो व्लॉग के दौरान ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बस थोड़ा सा निराश हूँ कि यार पोखरा के शानदार नज़ारे हम ऊपर फ्लाइट से नहीं देख पाए और आपको भी नहीं दिखा पाए, और माउंटेन रेंज जो इतनी शानदार पोखरा के आसपास है वो भी आपको नहीं दिखा पाए। चलिए कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे दोबारा से फ्लाइट जर्नी करेंगे पोखरा से काठमांडू या फिर काठमांडू से पोखरा के बीच में, तब वो शानदार नज़ारे आपको दिखा देंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं फिलहाल यहीं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली याद नहीं जाना होता है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।